अतीक के बहुत सारे गुर्गे हैं जो अभी भी बाहर घूम रहे हैं, जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो श्वेता कह रही है। ऐसे इनका देखिए बहुत बड़ा गैंग है, इंटर स्टेट गैंग है, और लगातार जब भी कभी सूचना इस तरह की मिलती थी, एक बार मौके पर जाकर मुझे पकड़ना पड़ा। बल्ली नाम का इनका एक क्रिमिनल था, उसने भी इसी तरह का कब्जा किया हुआ था। संभवतः इन्होंने, श्वेता जी ने अब हमारे सामने कभी आई नहीं होंगी। वैसे तो मैंने देखा कि जितने भी हमारे जोन कार्यालय की जन सुनवाई थी, कोई भी व्यक्ति आ सकता था। श्वेता कुछ कहना चाह रही हैं आपसे? कैमरा कार्रवाई चलती थी जिसका नाम है जन सुनवाई, जिसके वीडियो। क्या बोलते हैं, असल में मैं सर से मिल नहीं पाई, और जब मेरे को सर के बारे में पता चला कि वो बहुत अच्छा काम करते हैं, मेरी बदकिस्मती ये थी कि उनका रिटायरमेंट हो गया, जिसलिए मैं मिल नहीं पाई। और उसके बाद क्या हुआ कि जो इनका एडीजी वाला नंबर था, वो नंबर किसी और को शायद दे दिया गया, मेरे पास इनका नंबर भी नहीं था। प्लस क्या बोलते हैं, मैं सोशल मीडिया से भी इनके क्या बोलते हैं सब्सक्राइब करके रखी हूँ, ताकि इनका कुछ भी वीडियो आए तो मैं देखूं, क्योंकि ये बहुत सारी जानकारी भी देते हैं। आप इनसे मिल नहीं पाई? नहीं मिल पाई। चलिए ठीक है, लेकिन मैं अभी अपने मेहमानों के पास जाऊं, हमारे साथ कुछ और यहाँ पर जो गेस्ट बैठे हुए उनके पास जाऊं, उससे पहले कुछ हम आपको और दिखाना चाहते हैं क्यों और कैसे बनते हैं माफिया। जरा देखिए, ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक यूपी में ये मामला है। यूपी में क्यों बनते हैं अतीक जैसे गैंगस्टर्स? आप देखिए, यूपी में हर साल 4 लाख करोड़ के सरकारी ठेके निकलते हैं। सरकारी ठेके पर कंट्रोल के लिए गैंगस्टर्स वहां पर फिर बनते हैं। रेलवे स्क्रैप, सड़क बनाना, बालू निकालना, ये तमाम ठेके वहां पर होते हैं। सरकारी खरीद, खनन और निर्माण के निर्माण ठेके पर ही होते हैं। टेंडर की पूरी प्रक्रिया में अपराधियों का दखल वहां पर बढ़ने लगता है, और उस वजह से फिर यहां पर यह मामला सामने आने लगता है। लेकिन इसी बीच प्रयागराज में अतीक का कैसा आतंक था, ये उस इलाके में पोस्टेड पुलिस अधिकारी भी जानते हैं। पूर्व आईपीएस अधिकारी राजेश पांडे ने अतीक के आतंक से जुड़ी एक घटना हमें बताई है, जिसे आपको भी सुनना चाहिए। आप जो करेली में हैं, खुल्दाबाद में हैं, चकिया में हैं, धूमनगंज में हैं, वहाँ के लोगों से पूछिए। अगर आप लखनऊ जाइए, कौन बचा है जिस पर उंगली रख दी वो ज़मीन, और इस ज़मीन के धंधे में ही उसका झगड़ा शुरू हुआ। जो जो रास्ते में आता गया उन सबको निपटाया उसने, जो जो रास्ते में है। तो देखिए, यहां पर पुलिस अधिकारी क्या गवाही दे रहे हैं, ये भी आप देख रहे हैं। शोएब जमाई हमारे साथ हैं इस बीच पैनल में। शोएब, सवाल यहां पर यह है कि क्या अब ये माने कि अतीक ने अतीक कर दी थी, हालांकि उसके साथ जो हुआ वो सवालों के घेरे में है। जी शोएब, देखिए, मैं फिर से एक गंभीर सवाल उठा रहा हूं कि जिस पीड़िता ने पुलिस पर भरोसा करके 2022 में योगी जी के राज में गई अपनी शिकायत लेकर के, उसी पीड़िता को कहा जाता है, श्वेता को कहा जाता है कि भाई ये तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए ख़तरा है। तो क्या नीचे स्तर पर अभी भी करप्शन व्याप्त है? नीचे स्तर पर अभी भी क्या थाना मैनेज होता है? क्या वहाँ पे लोकल कोई नेक्सस कार्टेल अभी भी इतना वर्क कर रहा है, इतना पावरफुल है कि इतने चुस्त दुरुस्त दावे करने वाली सरकार के राज में भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है? ऊपर के अधिकारी बहुत ईमानदार। आप शायद नहीं थे इस समय, जब मेरी बात आप सिराज से हो रही थी उस वक्त आप यहाँ पर नहीं थे। सिराज ने एक बड़ी लकीर खींची थी। सिराज, क्या आप जवाब देना चाहेंगे? शोएब कह रहे हैं कि योगी सरकार में आप लोगों की सुनवाई नहीं हो रही, और आप कह रहे थे कि योगी सरकार की वजह से आपको उम्मीद जगी है। सिराज, कुछ कहना चाहेंगे आप शोएब को? ये विरोधाभास बना रहेगा कि भाई आप 2017 से एक पीड़ित, साबिर को भी सुन लेते हैं, वो पीड़ित है। साथ ये साबिर बोलिए। 2022 में इनके साथ मामला हो रहा, तो साबिर को सुन लीजिए। पॉलिटिकल बात नहीं है। साबिर बोलिए। असल में देखिए, हमको अक्सर लगातार दबाव बनाया जाता था मेरे ऊपर, क्योंकि एक मुकदमे में मैं पैरवी करता था। उस पैरवी में अतीक अहमद और अशरफ दोनों मुलजिम थे। उनको कोर्ट द्वारा मुलजिम बनाया गया था। जब वो मुलजिम हुए, उसी मुकदमे में उनको एक डर सा था कि कहीं मेरे पैरोकारी करने से उनको सजा ना पड़ जाए, तो इसलिए वो मुझे अक्सर रास्ते में, उसके गुर्गे साथ कालिया, उसके साथ में 10, 12, 15 लोग अक्सर रहते थे, ये रोक करके मुझे। इनका आतंक इस तरीके से था कि रास्ते चलते वाले जो लोग मिलते थे वो इनके डर से कभी आवाज नहीं उठाते। नहीं साबिर, क्योंकि समय कम है। शोएब यहाँ पर कह रहे हैं कि इस सरकार में सवाल उठ रहे हैं कि ये सरकार भी, इस सरकार में भी क्या अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। आप इससे सहमत हैं क्या? आप यहाँ कह रहे थे कि आप अभी, हमको लगता है कि न्याय मिल जाएगा, अभी आप ये कह रहे थे। बगैर संरक्षण के तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई इतनी हिम्मत कर ले। नहीं, कोई संरक्षण नहीं दिया जा रहा है। उनका बेटा जो है रंगदारी मांग ले। उनको पता है कि भाई कहीं ना कहीं यहाँ जो बसपा के लोग भाजपा में अब आए, उनके साथ भी व्यापारिक रिश्ते हैं,
तो वो योगी जी से सेटिंग कर लेंगे, बात तो वही बन जाएगी। नहीं तो फिर इसको शोएब फिर एक सवाल बताइए, फिर एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या इसको धर्म का एंगल देना सही है? शोएब, क्या इस मामले को धार्मिक एंगल देना सही है? की तारीफ में उसके बारे में बताइए, क्या सेटिंग की कोई बात चल रही थी? शोएब, मेरी सवाल आप नहीं सुन रहे, क्या इस पूरे मामले को धर्म का एंगल देना भी सही है? काम करता है वो आम जनमानस। अरे तो आप उस नेक्सस पे क्यों नहीं बोलते शोएब, जो इससे पहले काम कर रहा था, जिसके बारे में तमाम पुलिस अधिकारी बोल रहे हैं आप? क्योंकि वर्तमान में उनको संरक्षण देकर कैसे गया? पिछले 2 टर्म से सरकार आपकी है, और वर्तमान में जो 2-2 पीरियड आपके पास आए हैं वो इसी टर्म में उनके साथ जुल्म हुआ है। मैं पिछली सरकार को क्यों पूछूं? इसी टर्म श्वेता जवाब देना चाह रही है आपको। श्वेता कुछ बोल रही है, ठीक है, आप जिनका रेफरेंस दे रहे हैं उनसे बात कर लेते हैं। सुनिए शोएब, आप दूसरे को बोलने का मौका दीजिए। श्वेता बोलिए, आप क्या बोल रही थी? यहाँ पे मैं सरकार की नाकामी दिखाने नहीं, मैं बस कहते हैं योगी जी से अपनी बात पहुंचाने के लिए आई हूँ। क्या है ना कि छोटे जो कहते हैं तबके के जो अधिकारी होते हैं, कई बार बदमाशी करते हैं पैसों के लिए, उससे किसी के जुड़े होने का कोई वो नहीं है। लेकिन ये योगी सरकार पे सवाल उठा रहे हैं। योगी सरकार है करके मैं यहाँ पे बैठी हूँ। योगी सरकार ना होती तो शायद मैं नहीं बैठी होती। और एक चीज समझिएगा कि योगी जी का जो बिकने और किसी से कर लेने का बात तब आता है, योगी जी ऐसे इंसान है, आदमी क्यों कहते हैं घूस खाता है, उसका एक सीधा सा चीज है, मैं पूरा कर रही हूँ, जल्दी पूरी कि ये कहते हैं घूस खाने वाले होते हैं जिनके आगे पीछे कुछ होता है, वो नहीं, बात वो नहीं है, बात ये है कि आपको योगी सरकार पे भरोसा है कि आपको न्याय मिलेगा, आप ये कह रही हैं। बिल्कुल ठीक है, शोएब को ये जवाब है, लेकिन जल्दी से अब दिखा देते हैं, क्योंकि यूपी में एनकाउंटरों को लेकर भी बड़े सवाल उठे हैं और शोएब भी शायद अभी उस बात पे बात करेंगे, लेकिन जल्दी से आइए बिगवाल पर आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये आप देखिए यूपी में अभी तक के जो एनकाउंटर हुए हैं 2017 से अभी तक लेकर कितने क्रिमिनल ढेर हुए हैं, इसको लेकर एक आंकड़ा दिखाया गया है। कुल 183 एनकाउंटर 2017 से लेकर 2022 तक जो बताया गया, जो आंकड़े दिए गए, उसमें हिंदुओं के एनकाउंटर में मरने वाले जो अपराधी थे वो 126 थे और मुस्लिम जो थे जो 57 मौत हुई है। ये देखिए, आप इसको समझिए। फिर साल 2017 मारे गए क्रिमिनल 28 जिसमें 14 मुस्लिम थे। साल 2018 मारे गए क्रिमिनल 41 जिसमें 14 मुस्लिम थे। इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं, 2019 में 34 क्रिमिनल मारे गए जिसमें 11 मुस्लिम थे। 2020 जिसमें 26 क्रिमिनल मारे गए, 5 उसमें मुस्लिम थे। 2000 अब सवाल यहां पर यह है कि इसको आप किस चश्मे से देखना चाहते हैं। 2021 में 26 क्रिमिनल मारे गए, 7 मुस्लिम, और 2022 में 14 क्रिमिनल मारे गए, 1 मुस्लिम। प्रोफेसर जुनैद, इससे तो ये साफ है कि इस पे आप धार्मिक एंगल क्यों देते हैं इसको? धार्मिक नहीं, आप नहीं, प्रोफेसर जुनैद आपकी बात होगी। मेरे लिए वाकई ये शर्म की बात है कि मैं आपसे इस वक्त बात कर रहा हूं और क्राइम की दुनिया में हिंदू और मुसलमान देख रहा हूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त अपराधी बड़े हैं या गवर्नमेंट बड़ी है, ये बड़ा सवाल है। आप ये मानते हैं? नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने, आपकी बात पे तालियां होनी चाहिए, एक बार तालियां होनी चाहिए जुनैद जी की बात पे। फिर आप ये मानते हैं कि इस पूरे मामले को धर्म के एंगल से नहीं देखना चाहिए? जो नहीं, तो फिर सुनिए, जो ओवैसी कह रहे हैं, जो अखिलेश यादव कह रहे हैं, जो इसको धर्म का एंगल देना चाह रहे हैं, आप उनको कंडेम करते हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब इनका बेटा असद मारा गया तो उस वक्त मैंने खुद कहा कि भाई पुलिस का अपना एक तरीक़ेकार है। नहीं, मुझे देखिए साहब, समय कम है। क्या ओवैसी ने जब इसको धर्म का एंगल दिया? नहीं जुनैद साहब, क्या ओवैसी ने जब इसको धर्म का एंगल दिया वो गलत किया, सही किया? क्या इसको धर्म का एंगल देना सही था? आपने मेरे पर सवाल उठाया, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मैं सवाल का जवाब दे सकता हूं प्लीज, मुझे पूरा बोलने की इजाजत है। अगर इजाजत है तो मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं कि अतीक अहमद का मर्डर पुलिस प्रोटेक्शन में हुआ है, हथकड़ी लगा करके हुआ है और अपराधी ने किया है। अपराध इस वक्त बढ़ा हुआ है या पुलिस प्रोटेक्शन बढ़ा हुआ है और गवर्नमेंट कानून का राज है या जंगल राज है, ये सवाल है। बहुत बढ़िया बात है। फिर इस पर हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए। मुस्लिम की बात ही मैं नहीं। शोएब बोलिए जल्दी से। पुलिस का मनोबल गिर जाना जल्दी बोलिए। हम देखते हैं कि बटला हाउस एनकाउंटर में अगर आपने इसकी बात की है, सिर्फ इस वजह से जांच होने की मनाही हो रही थी कि उसके अंदर पुलिस का मनोबल टूट रहा था। मैं सवाल ये कर रहा हूं कि इस तरह से किसी को हथकड़ी लगा करके और कोई अपराधी आके मार कर चला जाए, ये अपराध जगत इस वक्त कितना आगे बढ़ा हुआ है। अच्छा, मेरे साथ में आता हूं शोएब, लेकिन एक खास मेहमान और जुड़ चुके हैं। ललित मोहन पांडे जी जुड़ चुके हैं, पूर्व जेल सुपरिटेंडेंट है, और जब वो जेल सुपरिटेंडेंट थे तब उनके उस वक्त जेल में अतीक अहमद बंद था। और योगी ललित जी मैं आ रहा हूं, जुनैद जी आ रहा हूं। ललित जी, यहां अतीक अहमद को लेकर जो बात हो रही है, आप, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अतीक के गुनाहों की गवाही दे रहे हैं। अतीक अहमद के बारे में कहा जाता है कि जेल से वो अपना साम्राज्य चला रहा था, इस पर आप क्या कहेंगे? ठीक है। जी, देखिए, वर्ष 2002 की बात है। वैसे मैं नैनी जेल में 2 बार पोस्ट हुआ। प्रारंभिक नियुक्ति में 81 से 87 तक था, तब मैं डिप्टी जेलर था, और उसी दौरान अतीक अहमद
जेल में आए थे तब वो कोई बहुत नामी गिरामी अपराधी नहीं थे। उस समय चांद बाबा नाम का एक छोटा सा डील का गोरा सा लड़का था जो अपराधी था, लेकिन जेल में उसके इखलाक बहुत अच्छे थे, जेल के नियमों का पालन करता था। उसी के साथ उसमें फिर ये अतीक अहमद भी आ गए। बाद में इलेक्शन हुआ, चांद बाबा इलेक्शन लड़ रहे थे, उसी में मारे गए। लोगों ने बताया कि इसमें अतीक अहमद का हाथ है। उसी के बाद अतीक अहमद फिर एक अपना स्थान इस्टेब्लिश कर लिया था। उसके करीब 15-16 वर्ष बाद जो है, मैं फिर दोबारा डिप्टी सुपरिटेंडेंट एक बहुत महत्वपूर्ण पद होती है, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो मैं जब नैनी जेल में आया, 2002 की बात है, उस दौरान अतीक अहमद वहाँ बंद थे। और जब मैं वहाँ पहुँचा, पहले दिन की बात मैं बता रहा हूँ, सुबह 8 बजे मैं जेल में पहुँच गया था और रात को 11:30 बजे मैं बाहर निकला। रात को 11:30 बजे जेल बंद हुई, जबकि जेल नियमों के अनुसार सनसेट के बाद जेल बंद होना चाहिए 7:30 मैक्सिमम 7:45 तक जेल बंद हो जाना चाहिए। मैंने फिर डिप्टी जेलरों को वहाँ बुलाया, जो वहाँ के और अधिकारी थे, सबको बुलाया। हमने कहा भैया ये इस तरह से कैसे कहा तुम लोगों ने, तो यहाँ क्योंकि इस जेल में तो अराजकता फैली हुई है। तब बताया साहब हम लोग क्या करें, वो विधायक जी के उनके जो है अदालत देर से मंगवाते हैं, और ये किस वो अदालत आती है 10 बजे, ये सर किस सन की बात है जो आप बता रहे हैं? सब मुलाकात होती रहती है। ये 2002 वर्ष 2002 की बात मैं बता रहा हूँ। 2002 की बात है, ठीक है। फिर जो है मैंने अधिकारियों के साथ कहा अच्छा ठीक है, हाँ से फिर मैंने अपने अधिकारियों से कहा ये नहीं चल पाएगा मेरे समय में। फिर मैंने दूसरे दिन जो अदालत दे जाती है, पुलिस की गाड़ी लेकर के दरोगा जी आए, उनको मैंने समझाया कि भाई देखिए इस तरह से नहीं चल पाएगा। तो वो इस कदर मिले हुए थे। वही नहीं, हमारे ये चाहे पुलिस विभाग हो चाहे जेल विभाग हो, फिर तो मेरे ख्याल से अतीक अहमद के साथ साथ उन पुलिस अधिकारियों की भी जांच होनी चाहिए, उन नेताओं की भी जांच होनी चाहिए जो लगातार उसको अभी तक संरक्षण देते आ रहे थे। अब मैं अब बिल्कुल क्यों नहीं, अब बहुत से ऐसे होते हैं कि जो मिले होते हैं। हाँ। हमारे खाकी वर्दी पहनते हैं सरकार की और ड्यूटी दूसरे की बजाते हैं। हालांकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होती है, इनकी संख्या मुश्किल से 1% 2% होती है। नहीं तो फिर ठीक है, मैं आपके सवाल को यहाँ अभिषेक जी के पास लेके जा रहा हूँ।